नमस्कार साथियों, आज मदर्स डे है। आप सभी मेरी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप सब ने सुना होगा एक नारा, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं? साथियों, आप मुझे बताइए, आपको जिन अच्छे दिन आने वालों का जो भरोसा मिला था, क्या वो आपको अच्छे दिन मिल पाए हैं? आप अपने एक पर्सनल लेवल पर आकर मुझे ये बताइए कि आपको आपके ज़िंदगी में कोई बदलाव कुछ नज़र आया है? साथियों, मैं इस देश के युवाओं की आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ। मुझसे कई लोग सवाल करते हैं कि आप इस देश के युवाओं की आवाज़ क्यों उठा रहे हो? साथियों, मैं इस देश के युवाओं की आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं उस देश का युवा हूँ जहाँ पर जनसंख्या के मामले में युवा हम सबसे ज़्यादा हैं। हम विश्व में सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले देश हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं युवाओं को मंच देने की, जब हम बात करते हैं युवाओं को सम्मान देने की, तो उसमें हम आज भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। साथियों, जब हम बात करते हैं युवाओं को रोजगार देने की, मैं उस देश का युवा हूं जहां पर सरकार सत्ता में युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने के भरोसे से सत्ता में तो आ जाती है, लेकिन जब बात करते हैं उन नौकरी को मिलने की, तो आज भी 2.3 करोड़ युवाएं ऐसे हैं जो अपनी नौकरी खो के बैठे हुए हैं। साथियों, जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, गरीबी की, महंगाई की, तो साथियों हमारा देश आज भी इन परिस्थितियों से गुजर रहा है। साथियों, मैं नहीं देख सकता हूं ये कि 2014 से पहले अगर आप सोचें, आप याद करें उन रातों को जब आपका पूरा परिवार एक साथ बैठकर रात में खाना खाता था, जब आपका पूरा परिवार पूरा पेट भर के अपना खाना खाता था। लेकिन आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो साथियों 999.50 रुपए का जो घरेलू सिलेंडर है, उसको भरवाने के लिए हमारे देश की माताएं भूखी सोती हैं। उस घरेलू सिलेंडर को भरवाने के लिए हमारा देश का युवा आज परेशान है। उस घरेलू सिलेंडर को भरवाने के लिए हमारे देश के पिता ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। उस घरेलू सिलेंडर को भरवाने के लिए हमारे दादी दादा अपनी दवाइयों को टाल देते हैं ताकि घर में सिलेंडर आ सके। उस घरेलू सिलेंडर को भरवाने के लिए जो छोटे छोटे बच्चों के हिस्से के हक के जो उपहार होते हैं, जो गिफ्ट्स होते हैं, वो उनको नहीं मिल पाते हैं। साथियों, हम बात करते हैं महिला सम्मान की, हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन साथियों हम उस देश में हैं जहां पर हाथरस और ललितपुर जैसे घटनाएं रोज सुनने को मिलती हैं और पढ़ने को मिलती हैं। साथियों, क्या ये इस देश का भविष्य है? साथियों, नफरत को सिर्फ प्यार से मिटाया जा सकता है। आज इस नफरत भरे माहौल में हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। आज इस नफरत भरे माहौल में हम सबको एक साथ आने की आवश्यकता है। साथियों, आज आप अगर सोचें तो हमारा कोई भी ग्रंथ, हमारा कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है, फिर चाहे वो हिंदू धर्म हो, फिर चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, या फिर वो बुद्ध धर्म हो, या जैन धर्म हो, या सिख धर्म हो, या क्रिश्चियन धर्म हो, हमारा कोई भी धर्म, हमारा कोई भी ग्रंथ हमें ये नहीं सिखाता है कि हमें लड़ाई झगड़े के साथ रहना चाहिए। हमारे सारे धर्म हमें सिखाते हैं एकता के बारे में, हमारे सारे धर्म हमें सिखाते हैं भाईचारे के बारे में। और आज के हमारे इस नफरत भरे माहौल में
हमें आवश्यकता है कि हम एकजुट होकर रहें और एक साथ इस देश के विकास की बात करें। हमारा धर्म साथियों, आप सोचें कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं के बच्चे बड़े बड़े पदों पर बैठे, बीजेपी के कई नेताओं के बच्चे बड़े बड़े कोई बीसीसीआई का चेयरमैन बने, कोई किसी और पद पर बैठे, और हमारे बच्चे, हमारे इस युवा वर्ग के बच्चे आज सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहे। आप मुझे सोच के बताइए, क्या इस नफरत भरे माहौल में हमें एक साथ नहीं आना चाहिए? जहां ये बीजेपी की साजिश है, ये बीजेपी के नेताओं के पास कोई और मुद्दा नहीं है जिसके सहारे वो चुनाव लड़ सकें। वो अगर चुनाव लड़ना चाहते तो वो इस आधार पर लड़ना चाहते हैं कि वो लोगों को धर्म और जाति और संप्रदाय के आधार पर लोगों को लड़वा सकें। साथियों, आप सोचिए, 2014 से पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय इस देश के जो बच्चे थे उन्होंने स्वप्न देखा था एक नए भारत का, उन्होंने स्वप्न देखा था अपनी किस्मत पलटाने का, उन्होंने स्वप्न देखा था एक सुरक्षित भविष्य का, उन्होंने सपना देखा था अपनी माँ अपने पिताओं के लिए कुछ कर दिखाने का। लेकिन आज वो बच्चा जब बड़ा हो गया है और उसके समक्ष आज जब ये परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं, तो साथियों आज ये उसके लिए बहुत परेशानी और चिंताजनक की बात है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का युवा अपने हक की 2 करोड़ नौकरियों को पाने के लिए नहीं लड़ रहा है, वो लड़ रहा है तो केवल इस बात के लिए कि मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद बनना चाहिए। आप बताइए हम किस ओर जा रहे हैं? क्या इस देश का दुर्भाग्य नहीं है ये? साथियों, ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। साथियों, ये सरकार रोजगार देने की बात करती है, कहां से देंगे ये रोजगार? जहां 2.3 करोड़ युवाओं ने अपनी नौकरियां खोई हैं, ये रोजगार देने की बात करते हैं, कहां से देंगे ये रोजगार? जहां कई करोड़ों युवाओं ने नौकरी पाने की आस ही त्याग दी है, ये रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कहां से देंगे ये रोजगार? जब ये पीएसयू तो कोई बना नहीं रहे और बने बनाए पीएसयू को ये बेच रहे हैं। साथियों, आज हमारा देश गरीबी से जूझ रहा है, पर्दों के पीछे से देश अपनी किस्मत पलटाने का स्वप्न देख रहा है। ये महंगाई सबको खा रही है, बेरोजगारी लाचार बना रही है। जो लोग बढ़ती जनसंख्या को इसका इल्जाम लगाते हैं, उन लोगों के लिए बढ़ती जनसंख्या को मैं बताना चाहूंगा कि बढ़ती जनसंख्या का अर्थ होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, बढ़ती जनसंख्या का अर्थ होता है ज्यादा इनकम, बढ़ती जनसंख्या का अर्थ होता है ज्यादा नौकरियां, बढ़ती जनसंख्या का अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा मौके, अवसर। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो चाइना की तरह बढ़ती जनसंख्या को इसका इस्तेमाल करे या फिर वो भारत की तरह बढ़ती जनसंख्या को इसका इल्जाम लगाए। साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, हम इस देश के युवा हैं और हम इस देश के भविष्य हैं। ये देश को आगे चल के हमें ही संभालना है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस देश के युवाओं के हक की बात करें और जो 2 करोड़ नौकरियों का जो सरकार ने वादा किया था, वो 2 करोड़ नौकरियां इस देश के युवाओं को दिलवाने में हम सफल रह पाए। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।